तो सेल्स तो यही है कि जो हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज किसी को भी हम प्रोवाइड करते हैं और उसके एवज में हम उनसे पैसे लेते हैं, तो हमारा सेल होता है। और सेल को जीएसटी में जो डिवाइड किया गया है वो लोकल जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब यही हुआ कि जो भी हमारी सेल हो रही है या हम सर्विस दे रहे हैं वो अपने विद इन स्टेट में दे रहे हैं। फिर आता है हमारा आईजीएसटी या इंटर स्टेट सेल। तो इंटर स्टेट सेल के अंदर क्या हो जाएगा कि हम अपने स्टेट से, अपने एक बाउंड्री से हट करके दूसरे स्टेट में सेल करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। और इंटर स्टेट सेल क्या हुआ, वो विद इन इंडियन बाउंड्री ही है। और यही हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें, तो जो भी सेल या गुड्स या सर्विसेज की हम सप्लाई करेंगे वो इंडियन टेरिटरी से बाहर होगी, तो उसी को हम एक्सपोर्ट सेल करेंगे या एक्सपोर्ट इनवाइस कहते हैं। तो जीएसटी डिजाइन के अंदर जो आईजीएसटी एक्ट के अंदर है, एक्सपोर्ट को जो है कि दो तरीके से बताया गया है कि कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो है कि एक गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब सेल कर सकता है बाहर की कंट्रीज में विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। पहला पॉइंट ये होता है कि कोई भी जैसे मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। पहला रास्ता तो ये है कि मैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब अपने बिल पे आईजीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, एक एलयूटी बॉन्ड बॉन्ड जो है कि मैं ले लूंगा, और उसके अगेंस्ट फिर मुझे जो है कि जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। और इसका प्रोविजन बिजी में किस तरीके से है वो हम डिस्कस कर लेंगे। जो दूसरा पॉइंट है कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो है कि हमें आईजीएसटी जो है कि गवर्नमेंट को पे करना होगा और गवर्नमेंट फिर बाद में इसको वापस करेगी। तो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि मैंने एलयूटी बॉन्ड ले लिया और एक्सपोर्ट के टाइम पे मुझे आईजीएसटी चार्ज नहीं करना है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, बिजी के अंदर बाय डिफॉल्ट आईजीएसटी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड के नेम से बिल सन्ड्री बनी होती है। अभी मैं उसको आपको दिखा भी दूंगा कि हमें किस तरीके से इसको यूज करना है या बनाना है अगर हम बनाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर मुझे आईजीएसटी चार्ज करना है, तो उस केस में टैक्सेबल के नेम से एक हमें आईजीएसटी की सेल टाइप बनानी होगी और एक आईजीएसटी की बिल सन्ड्री हमें उस तरीके से बनानी होगी। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं स्लाइड्स को कि सेल टाइप किस तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पे इस स्लाइड से हमें दो चीजें को ध्यान देना है। पहला जो एक्सपोर्ट होगा वो एग्जेम्प्टेड होगी, दूसरा जो होगी वो टैक्सेबल होगी। तो ये कौन बताएगा, ये हमें कस्टमर बताएगा कि मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उस पर जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा। तो कस्टमर कहते हैं कि मुझे जो है, मैं जो सेल कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो विदाउट जीएसटी कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो हमें सेल टाइप बनाना है अपने कंपनी के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट बिजी के अंदर तो बनी होगी। लेकिन मैं एक बार आपको इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो आईजीएसटी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड नहीं है तो आप बना सकते हैं। हमें रीजन के अंदर इंटर स्टेट सेलेक्ट करना है और टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में एक्सपोर्ट, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में हमें एक्सपोर्ट सेलेक्ट करना है। ये हो जाएगी जीरो रेटेड के लिए। अगर किसी के पास एलयूटी बॉन्ड है और वो जो सेल कर रहे हैं विदाउट आईजीएसटी चार्ज करके कर रहे हैं, तो हमें ये सेल टाइप बनानी है जीरो रेटेड की। अगर यहीं किसी के पास एलयूटी बॉन्ड नहीं है तो उनको पहले टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बाद में रिफंड करेगी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा और टैक्सेशन टाइप में हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। वाउचर वाइज मल्टी रेट या सिंगल रेट जिस तरीके की भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक बिल सन्ड्री भी हमें बनानी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट, अगर नई कंपनी आप बनाएंगे तो अवेलेबल होगा। इसके अंदर हमारा हो जाएगा आईजीएसटी एक्सपोर्ट ऑब्लिक एसईजेड यूनिट, ये बाय डिफॉल्ट बिल सन्ड्री है जो क्रिएटेड होती है। तो इसमें बिल सन्ड्री नेचर एडिटिव, बिल सन्ड्री टाइप एडिटिव और नेचर हो जाएगा आईजीएसटी। और यहाँ पे अफेक्ट अकाउंटिंग, तो सेल में आईजीएसटी आउटपुट यूज होता है और पार्टी से चूंकि हमें ये पैसे लेने नहीं है, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो फॉरेन की पार्टी है उस वो हमें आईजीएसटी तो देगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना लेंगे आईजीएसटी रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट या एसईजेड यूनिट, इसका ग्रुप हो जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। हमने करंट एसेट्स के अंदर क्यों बनाया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट
हम जो है कि गवर्नमेंट को पैसे देंगे और गवर्नमेंट फिर बाद में हमें ये रिफंड कर देगी। तो इसलिए हमने इसको करेंट एसेट्स के अंदर बनाया, तो ये हमारी यहाँ पे बिल सन्ड्री हो जाएगी। अब हम एक जो है कि प्रैक्टिकल परचेज की इसमें एक्सपोर्ट की सेल की ट्रांजेक्शन बना के देख लेते हैं। तो सेल ट्रांजेक्शन बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या टैक्सेबल या जीरो रेटेड। तो ये जो भी जिस टाइप के हमारे कस्टमर होंगे वो अपना सेलेक्ट करेंगे। तो हमने अभी मान के चलते हैं कि हम टैक्सेबल कर रहे हैं, और जो भी हमारी पार्टी होगी बाहर की हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्सपोर्ट पार्टी नेपाल। तो इस पार्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ GSTR 1 और 3B की बात करें, अभी हम ईवी बिल की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका कंट्री जो है कि इंडिया से बाहर का होना चाहिए। मैं एक्सपोर्ट की केस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंट्री हमारा बाहर का होना चाहिए, और टाइप ऑफ डीलर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। GST नंबर के कॉलम में हमें कोई वैल्यू नहीं डालनी है, ब्लैंक होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इनका कोई और नंबर जो होता है कंपनी का वो डाल देते हैं। तो GST कॉलम के अंदर ये हमारी इंफॉर्मेशन ब्लैंक होनी चाहिए। तो ये पार्टी हो जाएगा। और हो सकता है कि कई लोग बिलिंग शिपिंग डिटेल्स की विंडो को ओपन ना करते हों, तो उनके लिए ये ऑप्शन ना यूज में आए, लेकिन कई लोग यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे GST रिपोर्ट बेसिस हमारी एज पर पार्टी मास्टर होगी। अभी मैं यहाँ की इस विंडो की लोग क्या गलतियां करते हैं उसको भी मैं अपडेट करूंगा जब मैं ईवी बिल की ऑप्शन को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप श्योर रखना है कि GST रिपोर्ट बेसिस हमेशा ही एज पर पार्टी मास्टर होगा, अगर आपने एक्सपोर्ट की पार्टी बनाई हुई है। अगर आपने एक पार्टी में कैश ले लिया और यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे पार्टी नेम वगैरह, तो जरूर आप ले सकते हैं बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, लेकिन 99.9% केस में ये आपका एज पर पार्टी मास्टर होना चाहिए। और आप इसको ओके कर देंगे। ये स्टेट वगैरह से यहाँ से कोई मतलब नहीं है अभी। इसके बाद जो भी हमारी आइटम्स हैं उसको हम अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने लिया हुआ ऊपर IGST एक्सपोर्ट टैक्सेबल, और लिया हुआ हमने यहाँ पे मल्टी रेट। ये इस बिल में 12% वाली भी आइटम जा सकती है, 28 भी जा सकती है, 18 भी जा सकती है, इसलिए हमने मल्टी रेट लिया हुआ है। अगर आपका जो है कि रेट स्पेसिफिक है कि 12% या 18% की है, तो आप यहाँ पे सिंगल टैक्स रेट की भी आप सेल टाइप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर F4 प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो IGST की डिफॉल्ट बिल सैलरी होती है वो लग जाएगी। तो एक्सपोर्ट के केस में हमें यहाँ पे F4 नहीं प्रेस करना है। हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, जो हमने बिल सैलरी बनाई थी IGST/ एक्सपोर्ट SEZ यूनिट की, इसको सेलेक्ट करेंगे। और चूंकि मैंने मल्टी रेट लिया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पे 12% यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 12% बताया तो हमारा यहाँ पे 12,000 का देखिए IGST लग गया। लेकिन जो बिल का अमाउंट है वो सिर्फ 1 लाख ही है, क्योंकि ये जो पार्टी है वो हमें IGST का अमाउंट नहीं देगी। इस केस में ये 12,000 रुपये मैं तुरंत गवर्नमेंट को पे करूंगा और गवर्नमेंट बाद में मुझे रिफंड करेगी। तो यहाँ पे हमारा वाउचर का अमाउंट 1 लाख होगा। तो एक मैं जनरल केस बता रहा हूँ, यहीं पे आपका जो है कि कस्टम ड्यूटी वगैरह भी लगेगा GST से पहले। तो मान लीजिए कस्टम ड्यूटी हमने ले लिया। कस्टम ड्यूटी भी आपकी किस तरीके से बनेगी तो वो भी आप देख लें। कस्टम ड्यूटी एडिटिव नेचर होगा, बिल्स नेचर में कस्टम ड्यूटी, और यहाँ पे आप उसकी अकाउंटिंग करा सकते हैं। कई लोग कस्टम ड्यूटी को जो है कि सेल में एक्सपेंसेस में करते हैं, या कस्टम ड्यूटी का कोई लेजर बना सकते हैं आप। या कई लोग जो है कि सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग का पार्ट है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस का एक लेजर बना लेता हूँ मैं। GST वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इसको आप सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट, तो इसको भी हम नो करेंगे क्योंकि ये पार्टी नहीं देगी। हम इसको किस में ले लेंगे, इसको भी हम ले लेंगे कस्टम ड्यूटी पेबल के अंदर। ड्यूटी पेबल के अंदर, क्योंकि ये भी हमें जो है कि तुरंत ही पे करना होता है। या मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो स्पेसिफिक किसी
जो मिडल मैन होते हैं उनके जरिए करते हैं। तो एक्सपोर्ट की जो आईजीएसटी का अमाउंट है, जो कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है, वो सीधे पूरा का पूरा अमाउंट उस मिडिल मैन को दे देंगे, बाकी का प्रोसेस वो करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है कि कस्टम ड्यूटी पेबल के नेम से एक अकाउंट बना सकते हैं, या ड्यूटी पेबल के नेम से भी बना सकते हैं आप। इसका ग्रुप हो जाएगा करेंट लाइबिलिटीज की। कई लोगों का परसेंटेज होता है, तो आप परसेंटेज से भी क्या फिर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फ्रेट है या इंश्योरेंस है, उसी तरीके से सारी नॉन बिल हम अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से जो है कि बनाते चले जाएंगे, और ये हमारा फाइनल बिल बन जाएगा। लेकिन जो जो मेन चीज हमें देना है, ध्यान देना है, वाउचर का अमाउंट है ऐसे लेना है। आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे ये एक्सपोर्ट शिपिंग बिल डिटेल्स की विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर आपको पोर्ट कोड डिफाइन करना होता है, जिसके अंदर आपको पोर्ट कोड डिफाइन करना होता है। तो पोर्ट कोड क्या है कि पोर्ट कोड बेसिकली एक प्लेस का नेम है। जैसे मेरा नाम अप्रतिम है, वैसे ही एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, उसको कोड दिया है गवर्नमेंट ने। और आपको अगर अपने पोर्ट कोड के एड्रेसेस डालने हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपनी पोर्ट कोड्स की लिस्ट को यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे बैंगलोर का एयरपोर्ट का जो पोर्ट कोड का नेम दिया है, तो वो दिया उन्होंने INBLR5। इसी तरीके से जो बिहार का पोर्ट कोड का नेम है रक्सौल का, वो INXLR RXL8। तो ये पोर्ट कोड हमारा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ABCD कोई भी नेम डाल दें, ये हमारा पोर्ट कोड सही होना चाहिए, क्योंकि ये GSTR 1 रिपोर्ट के अंदर जाती है। अभी भी मैं ई वे बिल को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं GSTR 1 और 3 भी को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो हमारा पोर्ट कोड जो है वो सही होना चाहिए। पोर्ट कोड मिलेगा कहाँ से आपको? तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट टेम्पलेट होती है ई इनवाइस की या ई वे बिल की, आपको वो वहां से भी सारे लिस्ट मिल सकती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए जो इनकी टेम्पलेट है, इसके अंदर आपके पास मिलेगा मास्टर कोर्स। तो मास्टर कोर्स के अंदर ये देखिए, क्यू कॉलम के अंदर और पी कॉलम के अंदर पोर्ट कोड और उसका नेम है। तो ये हमें यहाँ से पोर्ट कोड मिल जाएगा, बाकी पिन कोड वगैरह हम गूगल से सर्च करके यहाँ पे अपने अंदर डिटेल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली GSTR 1 को ले के लिए ये पोर्ट कोड हमारा डिफाइन करना यहाँ पे कंपलसरी है। आप यहाँ पे उस पोर्ट कोड को मैनुअल डाल लीजिए, या F4 प्रेस करके ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके आप इसको सेव करेंगे। अभी मैं ई वे बिल की इंफॉर्मेशन को लेकर के स्किप करता हूं, और मैं नॉर्मली इसको सेव कर दिया। तो ये जो है हमारा यहाँ से इस तरीके से एक्सपोर्ट की इनवाइस बन गई टैक्सेबल की। अब आप GSTR 1 देखेंगे, तो GSTR 1 के अंदर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट के सेक्शन में डिटेल्स मिल जाएगी 6A के अंदर। और जो हमारा इनवाइस अभी मैंने बनाया था 9 नंबर, वो था विद पेमेंट, मतलब उस पर IGST चार्ज हुआ था। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइप क्या हो जाएगा? डब्ल्यू पे, मतलब विद पेमेंट, और WO पे का मतलब विदाउट पेमेंट। एक मैं इसी तरीके से आपको विदाउट पेमेंट वाली जो एक्सपोर्ट की इनवाइस है उसको दिखा देता हूँ। तो विदाउट पेमेंट में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सेल टाइप IGST एक्सपोर्ट जीरो रेटेड को लेना है, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे जीरो रेटेड, और इसको लेकर के नॉर्मल बिल बना देना है, और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी जीरो रेटेड की। अब कई लोग, ये मैंने इंडियन करेंसी में इनवाइस बनाया, कई लोग जो है कि डॉलर में बनाएंगे या यूरो में बनाएंगे, तो उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, सारा प्रोसेस सेम होगा। तो यहाँ से हमारा हो गया ये प्रोसेस का एक्सपोर्ट इनवाइस का। और मैं GSTR 3 भी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एक्सपोर्ट इनवाइस बनेगी जीरो रेटेड की, और टैक्सेबल वाली वो इस तरीके से बनेगी, जो कैसे, तो वो हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ जाएंगी, आउटवर्ड टैक्स सप्लाई जीरो रेटेड, और इसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट वाली भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी एक्सपोर्ट को लेकर के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा है आज का मेन टॉपिक था ई वे बिल। तो ई वे बिल हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही फोकस करेंगे। तो ई वे बिल क्या है?
वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल नंबर है जो कि आपको ऑब्टेन करना होगा जब भी आप अपने किसी भी गुड्स को मूवमेंट कराते हैं तो। और अपनी इनवाइसेस की जो डिटेल्स होती है वो इन्फॉर्मेशन आपको ईवेल पोर्टल पे जो है कि फर्निश करना होगा और वहां से एक नंबर लेना होगा, तभी आप जो है कि अपने गुड्स को फ्रीली मूव करा सकते हैं, अगर आपकी जो भी गवर्नमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन किए हुए हैं ईवे बिल को लेकर के वो फुलफिल होता है। तो जो भी पर्सन उस गुड्स को मूव कर रहा है, जो ड्राइवर है, तो उसके पास एक इनवाइस की कॉपी होनी चाहिए या बिल ऑफ सप्लाई। अगर मैंने जीरो रेटेड बताया तो वो हमारा बिल ऑफ सप्लाई हो गया, अगर उस पर आईजीएसटी चार्ज हो गया था तो वो हमारा टैक्स इनवाइस हो गया था, या डिलीवरी चलान ये होना चाहिए, और ई बिल की कॉपी होनी चाहिए उनके पास। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपने गुड्स को मूव कर सकते हैं। अब ई बिल फॉर एक्सपोर्ट, तो ई बिल फॉर एक्सपोर्ट को में देखते हैं हमें किस किस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। मेन है हमारा सप्लाई टाइप। तो सप्लाई टाइप हमारे दो तरीके के होते हैं, सप्लाई इनवर्ड और सप्लाई आउटवर्ड। तो चूंकि ये एक्सपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा सप्लाई आउटवर्ड हो जाएगा। फिर आता है सब सप्लाई टाइप। तो सब सप्लाई टाइप के अंदर आप देखें तो जितने भी ईवी बिल के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमें यहाँ पे जो देखना है बेसिकली वो जो रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है एक्सपोर्ट, और उसके आगे की चीज़ों को हमें ध्यान में देना है। तो सब सप्लाई टाइप में हमारा एक्सपोर्ट आएगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपने सेल टाइप बनाया एक्सपोर्ट का, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही सब सप्लाई टाइप में एक्सपोर्ट बिजी सेलेक्ट कर लेगा। फिर डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवाइस या बिल ऑफ सप्लाई, जो हमारी जीरो रेटेड वाली सेल टाइप थी उससे सेल इनवाइस हम बनाएंगे एक्सपोर्ट का, तो अपने आप वो बिल ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेगा। और जो टैक्सेबल वाली सेल टाइप थी वो हमारा टैक्स इनवाइस सेलेक्ट कर लेगा। फिर आता है फॉर्म जीएसटी नंबर में। फॉर्म जीएसटी नंबर में हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर आएगा। टू जीएसटी नंबर में जो बायर है तो वहाँ पे यूआरपी होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं। तो यूआरपी कब आएगा? जब हमने आपको, जैसे ही मैंने बताया था कि जो पार्टी हमारी होगी उसकी कंट्री इंडिया नहीं होनी चाहिए, कोई और कंट्री होनी चाहिए, और जीएसटी नंबर में अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, और जीएसटी नंबर कॉलम हमारा ब्लैंक होना चाहिए। जब जीएसटी नंबर कॉलम ब्लैंक होगा तो बाय डिफॉल्ट बीजी यहाँ पे आपको यूआरपी लेकर के आएगा। तो ये ई वे बिल का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आप सेल बिल बनाएंगे तो बिजी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उनको सेलेक्ट कर लेता है। फिर आता है हमारा ट्रांजेक्शन टाइप। तो ट्रांजेक्शन टाइप के अंदर हमारे मेनली फोर होते हैं: रेगुलर, बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर के जो हमारा यूज होगा वो 95% केस में बिल टू शिप टू होगा, और 5% केस में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज हो सकता है। तो एक्सपोर्ट के केस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन यूज होंगे? बिल टू शिप टू, और कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी यूज हो सकता है। तो सबसे हम पहले समझ लेते हैं कि रेगुलर क्या है। तो रेगुलर में क्या हो गया कि एक नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन है जहाँ पे सिर्फ बायर है और सेलर है, बेसिकली दो एड्रेस इन्वॉल्व होने वाले हैं या दो पिन कोड इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो वो रेगुलर हो जाएगा। बिल टू शिप टू के अंदर क्या हो जाएगा कि तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। बिल टू शिप टू में तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। सप्लायर का एक एड्रेस होगा, कस्टमर का है, जो बायर है उसका दो एड्रेस यूज में आ जाएगा, तो हो जाएगा बिल टू शिप टू। बिल बनाया एड्रेस ए पे, जो सामान शिप होना है वो एड्रेस बी पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल टू शिप टू। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट शिप टू इन्फॉर्मेशन विल बी पिक्ड फ्रॉम पोर्ट कोड एड्रेस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो शिप टू इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठेगा? अगर हम नॉर्मल रेगुलर ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, अगर एक्सपोर्ट की बात ना करें, तो शिप टू इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठता है? जो हमने बिलिंग शिपिंग डिटेल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं वहां से। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। वो कहाँ से उठेगा? वो पोर्ट कोड के एड्रेस से उठेगा। फिर आता है बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम। तो यहाँ पे भी तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी दो एड्रेस आ जाएगी और कस्टमर की एक एड्रेस आ जाएगी, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के अंदर चार एड्रेस हो जाएंगे, दो एड्रेस सेलर के और दो एड्रेस बायर के। सप्लायर जो है कि बिल बना रहा है ए एड्रेस से, और उसका सामान जो शिप होगा वो बी एड्रेस से, और जो उसको शिप करेगा बिल टू हो जाएगा वो जेड एड्रेस पे, और जो डिस्पैच होगा जहाँ पे वो वाई एड्रेस पे।
तो ये ट्रांजेक्शन टाइप हो जाएगा हमारा। इसके बाद इसमें हमें वैलिडेशन चेक करना है कि क्या क्या चीज़ वैलिड कंपल्सरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टर आईडी मैंडेटरी कॉलम में आप देखें तो कंडीशनल है, यहाँ पे कंडीशनल है, जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्टर आई, अच्छा ट्रांसपोर्टर आईडी का मतलब ये हुआ जो ट्रांसपोर्टर है उसका जीएसटी नंबर। अब यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टर आईडी को लेकर के थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरा जीएसटी नंबर है और मैं ईवेबिल की वेबसाइट पे जब अपनी आपको रजिस्ट्रेशन करने गया था तो वहाँ पे एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर हुआ या एज अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर हुआ। अगर मैं एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हुआ वहाँ पे तो मेरा ट्रांसपोर्टर आईडी का काम नहीं करेगा। अगर मैंने वहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हुआ तो उस जीएसटी नंबर को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टर आईडी। कई लोग जो है कि नॉर्मल टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्टर आईडी में डाल देते हैं और वो ईवे बिल रिजेक्ट कर देता है। तो हमें मेक श्योर यही देखना है कि ट्रांसपोर्टर के अंदर वही जीएसटी नंबर डालें और वो जीएसटी नंबर ईवे बिल की वेबसाइट पे एज अ ट्रांसपोर्टर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये कंपलसरी कब है? जब आप पार्ट ए स्लिप बनाते हैं तो मैंडेटरी है। अगर आपके पास व्हीकल नंबर नहीं है तो ट्रांसपोर्टर की आईडी जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी हो जाता है। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉलम कंडीशनल नहीं है, कंपलसरी है। इसमें गवर्नमेंट ने जो भी दिए हुए हैं कि रोड, एयर, रेल या शिप, यही चार मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के, तो इन्हीं चार में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना है। डिस्टेंस जो है न्यूमरिक होना चाहिए और वो जो दोनों पिन कोड की दूरी है, डिस्टेंस उन दोनों पिन कोड की जो दूरी है वो करेक्ट होनी चाहिए। वो करेक्ट कहाँ से होना चाहिए? गूगल मैप से नहीं, जो ईवीबिल की वेबसाइट पे उन दोनों का डिस्टेंस पड़ा हुआ है वो होना चाहिए। अगर हम गलत डिस्टेंस डाल देंगे तो +-10% अलाउड है, उसके बाद जो है कि वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अभी हमने बिजी 21 के अंदर प्रोविजन दिया है कि आप डिस्टेंस में 0 डाल दीजिए, जो भी ईवीएल की वेबसाइट पे होगा डिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये भी कंडीशनल है। मैंडेटरी कब हो जाएगा? जब आपका ट्रांसपोर्ट मोड एयर, रेल या शिप हो जाएगा। अगर रोड लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट नंबर डालना कंपलसरी नहीं है। ट्रांसपोर्ट डेट, ये भी कंडीशनल है, कंपलसरी हो जाएगा जब आप एयर, रेल या शिप ट्रांसपोर्ट मोड लेंगे। व्हीकल नंबर भी कंपल्सरी कंडीशनल है। ये मैंडेटरी तब होगा जब आपका ट्रांसपोर्टर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब आपने वहाँ उसका ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं डिफाइन किया, तो आपका ये व्हीकल नंबर डालना जो है कि कंपलसरी हो जाएगा। तो अब हम आकर के एक बार बिजी में देख लेते हैं कि ई बिल बनाने के लिए हमें इस एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस से करना होगा। तो पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए? कंट्री नेपाल, टाइप ऑफ डीलर अनरजिस्टर्ड, एड्रेस आप इसका डाल सकते हैं, मिनिमम 3 कैरेक्टर होना चाहिए कम से एड्रेस लाइन 1 के अंदर। तो आप इसका यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। और स्टेशन जो है कि ई बिल के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनवाइस बनाएंगे तो वहाँ पे स्टेशन कंपलसरी हो जाएगा। पिन कोड आपको यहाँ पे जो भी नेपाल का पिन कोड है वो डालना नहीं हमें, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए या फिर 6 टाइम 9 डाल दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ई बिल के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होगा? एड्रेस के लाइन 1 में कम से कम 4 वर्ड होना चाहिए। स्टेशन जो है कि ई इनवाइस के लिए कंपलसरी है, ई बिल के लिए कंपलसरी नहीं है। पिन कोड आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर 6 टाइम 9 डालेंगे, और कोई पिन कोड यहाँ नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट बेसिस की विंडो खुलती है, बिलिंग शिपिंग डिटेल्स वाली। तो अभी तक जो हमने नोटिस किया है, 90% जो हमारे यूजर्स हैं वो गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स के अंदर किसका नेम डाल देंगे? जो ट्रांसपोर्टर है उसका उसका स्टेट, उसका जीएसटी नंबर और जीएसटी रिपोर्ट बेसिस भी कर देंगे एज पर बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। जो 90% हमारे कस्टमर से वो क्या गलती करते हैं कि बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है उसकी सारी डिटेल डाल देंगे और यहाँ पे बिल सेव कर देते हैं, फिर इनवाइस नहीं बनता, ई वे बिल नहीं बनता है। चलिए ई वे बिल पर रिजेक्शन आ जाती है वहीं पे, ठीक है, लेकिन अगर इस केस में कोई बिल सेव कर दिया तो ये एक्सपोर्ट की इनवाइस तो होगी नहीं, फिर नॉर्मल जो है कि ये बन जाएगी रेगुलर वाली। तो ये हमें यहाँ पे मेक श्योर यही करना है कि जो भी कस्टमर हमारे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स की विंडो ओपन करते हैं
उस केस में हमें यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट बेसिस में एज पर पार्टी मास्टर रखना है। बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की कोई डिटेल डालने की जरूरत ही नहीं है, जैसे बाई डिफॉल्ट उठ के आ रहा है उसको आप एज इट इज करके छोड़ दीजिए। फिर आप इसको सेव करेंगे तो मेन आता है हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट शिपिंग बिल डिटेल्स की विंडो, जिसके अंदर पोर्ट कोड, और पोर्ट कोड के अंदर हमारा आता है अपडेट पोर्ट एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए कई लोग क्या कहते हैं कि मैंने गुड्स किसी को सेल किया, नेपाल की पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है नेपाल ही सामान भेजना पड़ेगा हमें, लेकिन हमें डिस्टेंस कहाँ का लेना है? हमें डिस्टेंस सिर्फ अपने इंडिया का लेना है। जीएसटी एप्लीकेबल इंडिया में है, ई वे बिल एप्लीकेबल इंडिया में है, तो हमें नेपाल की पिन कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है कहीं पे। कई यूजर्स क्या करते हैं, सीधे नेपाल का पिन कोड डाल देंगे, वो बिजी जो है ई वे बिल बनाते समय रिजेक्ट कर देगा कि ये पिन कोड तो है ही नहीं सिस्टम के अंदर। हमें ध्यान देना है कि जो हम ई वे बिल बनाते हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाना है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़ी जाएंगे नेपाल में जाके चेक करने ई वे बिल है कि नहीं, तो वो जो इंडिया का बॉर्डर है वहीं तक जो है कि वो ई वे बिल को चेक कर सकते हैं। तो यही है कि जो हमारा बिल टू आएगा, बिल टू में एड्रेस आएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बार, अभी मैं इस विंडो को फिर से स्किप कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी विंडो खुल रही है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एड्रेस ऑफ ई वे बिल एंड ई इनवॉइस विल बी पेड फ्रॉम अपडेट पोर्ट एड्रेस यूटिलिटी। सामान हमारा जरूर नेपाल जा रहा है, लेकिन नेपाल जाने से पहले हमारा जो बॉर्डर था वहाँ का जो पोर्ट है जहाँ पे फाइनल कस्टम वाले चेकिंग करेंगे फिर गुड्स को रिलीज कर देते हैं कि जाओ जी आप अपने दूसरे कंट्री में लेके जाओ, तो हमें वहाँ का एड्रेस देना है। अब इसके लिए भी कई यूजर्स जो है कि लड़ाई करते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है, तो आप यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ई वे बिल का वेबसाइट है, और इसके ऊपर आप जाएंगे तो थोड़ा सा तो हेल्प के अंदर एफएक्यूज आता है, और एफएक्यूज के अंदर आप आएंगे तो ई वे बिल, और ई वे बिल के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, व्हाट हैज टू बी शिपिंग एड्रेस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई टाइप। तो आप यहाँ पे खुद देखें, फॉर एक्सपोर्ट सप्लाई टाइप द बिल टू पार्टी विल बी अनरजिस्टर्ड पर्सन। बिल टू पार्टी विल बी अनरजिस्टर्ड पर्सन, एसईजेड होता है तो उसका जीएसटी नंबर होगा, और स्टेट जो हो जाएगा हमारा अदर कंट्री, एंड शिपिंग एड्रेस एंड पिन कोड विल बी द लोकेशन, एयरपोर्ट, शिपिंग यार्ड, बॉर्डर चेक पोस्ट फ्रॉम वेयर द कंसाइनमेंट इज मूविंग आउट फ्रॉम द कंट्री। तो बिल टू लोकेशन क्या होगा, हमारा जो बॉर्डर था, जो एयरपोर्ट है, जो शिपिंग यार्ड है, वो होगा, वहाँ का पिन कोड होगा, वहाँ का स्टेट होगा, वहाँ का लोकेशन होगा। लेकिन जो यूजर्स क्या करते हैं, सीधे जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की कंट्री ले लेंगे, वहाँ की सारी डिटेल डाल देते हैं, तो वो हमें नहीं यूज करना है। और अगर आप ई वे बिल मैनुअली बनाते हैं तो वहाँ पे जरूर ऑप्शन देता है, मैंने यहाँ पे एक और ई वे बिल का भी प्रोविजन खुला हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो आप यहाँ पे सप्लाई में एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और शिप टू के अंदर आएंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें भी पढ़ेंगे तो वही डिटेल दिखाई देगा जो मैंने आपको बाहर दिखाया था। लेकिन अगर आप मैनुअल जो है कि यहाँ से एक्सपोर्ट लेकर के बनाएंगे पिन कोड, तो यहाँ पे 6 बार नोट, मतलब 6 बार नोट डाल करके आप ई वे बिल बना सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकली गलत है। लोगों का यही आता है कि हम यहाँ पे 6 टाइम 9 डाल के हम मुझे ईमेल बनाने दीजिए, लेकिन वो टेक्निकली गलत है, आपको पोर्टल जरूर बनाने देता है, लेकिन यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए हम यही फॉलो करते हैं बिजी के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा जो पोर्ट कोड है वो रक्सोल का है, तो यहाँ पे हमने बता दिया पोर्ट कोड रक्सोल का, उसका एड्रेस, ये एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 कंपलसरी नहीं है, पोर्ट कोड डालना कंपलसरी है, प्लेस डालना कंपलसरी है, पिन कोड डालना कंपलसरी है, और स्टेट, ये स्टेट आपका इंडिया का होना चाहिए और ये पिन कोड भी इंडिया का होना चाहिए, और ये जो पिन कोड होना चाहिए ये जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया उस स्टेट का होना चाहिए, अदरवाइज आपका ईमेल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे
डिटेल होगा, और जैसे ही आप इनवाइस को सेव करते हैं तो जिस पोर्ट पे आपका सामान जाने वाला है वो पोर्ट कोड यहाँ पे आएगा। आप उनको F4 प्रेस करके सेलेक्ट करिए। इस पोर्ट कोड का जो एड्रेस होगा वो आपका शिप टू इंफॉर्मेशन के अंदर वो डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, अगर रजिस्टर्ड है तो आप वो डालेंगे। आपका व्हीकल नंबर है तो वो आप डालेंगे DL, एक सेकंड में व्हीकल नंबर सही डाल देता हूँ। व्हीकल नंबर डाल दिया। व्हीकल नंबर में भी कोई स्पेस या डैश नहीं लगाना है। आप ये देखें तो स्टेशन 2 के अंदर बाय डिफॉल्ट कहाँ से एड्रेस उठ के आ गया, वो हमारा शिपिंग डिटेल्स से उठ करके आ गया। अब यहाँ पे ई इनवाइस रिक्वायर्ड यस, ई वे बिल रिक्वायर्ड यस, जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवाइस। ठीक है, तो अभी जो है कि जो मेरे पास कंपनी है उसके अंदर मैं ई वे बिल और ई इनवाइस दोनों एक साथ ही बना दूंगा। डिस्टेंस आप जो करेक्ट हो पोर्टल पे वो डाल सकते हैं या फिर 0 डाल करके छोड़ सकते हैं। जो आपकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आप उसको वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब टाइप ऑटोमेटिक छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने पीछे की ट्रांजेक्शन जिस तरीके से बनाई है बाय डिफॉल्ट बिजी उठाकर ले लेगा। इनकेस आप चाहते हैं मैनुअल सेलेक्ट करना तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, और बिल टू शिप टू या बिल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 भी आप अपने हिसाब से मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑटोमेटिक लेकर के ही चलते हैं। अब हमने इसको ओके किया और इसको सेव किया। क्योंकि मैं ई वे बिल और ई इनवाइस एक साथ बना रहा हूँ तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस विद इन ई वे बिल विद इन ई इनवाइस। मैं इसको यस कर रहा हूँ, अभी मैं जनरेट नहीं करूंगा। ऑटोमेटिक पे गए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप इसको अपने हिसाब से यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। अभी मैं बाई डिफॉल्ट जैसा बिजी देता है वही है, ओके कर दिया। चेक पॉसिबल एरर्स में आप चेक करेंगे, बिजी लगभग सारे एरर्स को डिस्प्ले कर देता है। और आप फिर जाएंगे व्यू एंड जनरेट के ऑप्शंस के ऊपर, तो यहाँ से आपको फाइनल इंफॉर्मेशन बिजी डिस्प्ले करेगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल पे जाने वाला है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप ये देखें, पहला ऑप्शन सप्लाई टाइप क्या हो गया, एक्सपोर्ट विद पेमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप में इनवाइस और ट्रांजेक्शन टाइप में हमारा हो गया बिल टू शिप टू। सेलर डिटेल्स में हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने की बात नहीं है। बायर डिटेल्स के अंदर क्या होगा, जो नेम होगी, जो बाहर वाली पार्टी थी वो हो गई, जीएसटी नंबर में यूआरपी आएगा, और उसका जो मैंने एड्रेस डाला था लाइन 1 में नेपाल वो नीचे आ रहा है। फिर पूछ रहा है लोकेशन, ये पार्टी की डिटेल्स ही है तो लोकेशन में भी नेपाल आ गया क्योंकि मैंने वहाँ पार्टी के अंदर स्टेशन के अंदर डिफाइन किया था। देखिए पिन कोड मैंने कुछ नहीं डाला था लेकिन बाय डिफॉल्ट ये उठा लिया 9699, और स्टेट भी 96 डैश अदर कंट्रीज बाय डिफॉल्ट उठा लिया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी 96 अदर कंट्रीज बाय डिफॉल्ट उठा लिया। तो जैसे ही हम एक्सपोर्ट सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। इसके लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट या चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात आती है हमारी शिप टू डिटेल्स की। तो शिप टू डिटेल्स के अंदर हमारा जो डिटेल उठा है वो कहाँ से उठा है, वो उठा है पोर्ट कोड के एड्रेस से। तो नेम के अंदर तो हमारा वही आएगा पार्टी का नेम, लेकिन लोकेशन आ गया हमारा यहाँ पे रक्सौल का। स्टेट आ गया, कहाँ का आया, ये इंडिया का स्टेट। और ये जो पिन कोड है वो भी हमारा बिहार का ही पिन कोड है। तो ये हो जाएगा हमारा शिप टू डिटेल्स के अंदर डिटेल। अगर यही हमारा बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम भी होगा तो हमारा यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन देखिएगा। इनवाइस अमाउंट तो 1 लाख ही है, टैक्सेबल अमाउंट 1,10,000 है, और आईजीएसटी अमाउंट 13,200 है।
तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जी टैक्सेबल अमाउंट आपकी 1,10,000 है और जीएसटी अमाउंट भी 13,200 है, मतलब इनवाइस की अमाउंट करीबन 1,30,000 से ऊपर की बन रही है, लेकिन इनवाइस अमाउंट हमारा यहाँ पे 1,00,000 ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी दो तरीके के क्वेश्चन उठते हैं। कई लोग कहते हैं जी जो ये ईवी बिल बन रहा है या इनवाइस बन रहा है परफेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट वाली पार्टी है उससे तो हमारा 1,00,000 लेना है, तो 1,00,000 का हुआ, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होगा वो बिजी आपको यहाँ पे अदर अमाउंट डिस्काउंट के अंदर कम कर देता है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं नहीं जी ये गलत है, हमारा इनवाइस अमाउंट होना चाहिए टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट को जोड़ करके। तो हमारे पास हमने बिजी में ऑप्शन दिया हुआ है पीछे कि आप उसको यस कर लीजिए, ट्रीट इनवाइस अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, जो मैंने पीछे के विंडो में बताया था, मैं अभी बाई डिफॉल्ट चल रहा हूँ, तो आप वहां से भी उसको यस कर सकते हैं। और अभी मैं ई इनवाइस जनरेट नहीं कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ, ई इनवाइस के पार्ट्स को देख करके फिर जो है इसको भी हम जनरेट करके आपको दिखाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ई इनवाइस का। तो ई इनवाइस के अंदर जैसे ही हमारा ई वे बिल का पार्ट कंप्लीट होता है तो ई इनवाइस को लेकर के कोई और चीजें ज्यादा रह नहीं जाती है, थोड़ा सा होता है। तो पार्टी मास्टर के अंदर हमारा एड्रेस, कंट्री कोड, स्टेशन और लोकेशन कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि मैंने जब पार्टी को बता रहा था तो बताया था आपको कि स्टेशन या लोकेशन जो है हमारा कंपलसरी होता है। पार्टी मास्टर पिन कोड शुड बी ब्लैंक या 699, और रेस्ट सारा कॉन्सेप्ट हमारा ई वे बिल वाला ही होगा, जैसा हम बाकी सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है ई वे बिल का ही। तो अब एक बार हम इसको बिजी के अंदर और भी देख लेते हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पे ई इनवाइस जनरेट करने से पहले यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा फिर से टाइम लूंगा। अब ये देखें आप, तो इसमें आ रहा है ई इनवाइस रिक्वायर्ड, ई वे बिल रिक्वायर्ड और जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवाइस। तो ये हमने तीन ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया? ई इनवाइस आने से पहले हमारे पास क्या ऑप्शन था ई वे बिल जनरेट करने का? हमारे पास अभी दो सर्वर हैं, एक तो ई इनवाइस का है, दूसरा ई वे बिल का है, या पहले कह सकते हैं पहले ई वे बिल का था, अब हमारे पास ई इनवाइस भी है। अब किसी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है तो वो ई इनवाइस तो बनाएगा नहीं, तो उसके पास ये वाले ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे। जैसे ही ये ऑप्शन ई इनवाइस का डिसेबल हो गया तो आप देखें नीचे वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो गया। मतलब जिस कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उसको ई इनवाइस नहीं बनाना है, तो सिर्फ उसका ई वे बिल बनेगा। अब इस केस में ई वे बिल बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा? वो eWebill.nic.in के पोर्टल पे बनेगा। लेकिन किसी कंपनी की टर्नओवर 550 करोड़ से ऊपर है और उनको ई इनवाइस बनाना कंपलसरी है, तो उनको ई इनवाइस भी बनाना है और ई वे बिल भी बनाना है। अब इनके पास ई वे बिल बनाने के लिए दो ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन यही है कि नॉर्मल इसको यस करके ई इनवाइस के पोर्टल पे जनरेट कर लें और ई वे बिल के पोर्टल पे जनरेट कर लें। दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या आ गया कि अब ये ई वे बिल को ई इनवाइस पोर्टल के ऊपर भी जनरेट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनके जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और वो जो है ई वे बिल बनाते हैं और वो ई इनवाइस बनाते हैं, तो उनके पास ई वे बिल बनाने का जो ऑप्शन है वो बढ़ गया है। वो ई वे बिल पे भी बना सकते हैं और ई इनवाइस पे भी बना सकते हैं, और ई इनवाइस पे उन्हीं इनवाइसेस का बना सकते हैं जिनका वो ई इनवाइस बनाएंगे, मतलब बी टू बी इनवाइसेस और एक्सपोर्ट। तो जिन भी यूजर्स को ई वे बिल ई इनवाइस पोर्टल पे बनाना है तो ये तीनों ऑप्शन को यस करना है और इसको आपको ओके करके सेव कर देना है। ये देखें आप, बिजी ने आपको मैसेज दे दिया
कि ई इनवाइस और ई वे बिल दोनों हमारे यहाँ पे जनरेट हो गए। अब इसको करेंगे तो पहले आपसे पूछेगा ई इनवाइस प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे हमारा ई इनवाइस का प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर हम ई वे बिल ई इनवाइस के पोर्टल पे बनाते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा हमारे ई इनवाइस के ऊपर? हमारे इनवाइस के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा कि वो ई वे बिल की डिटेल्स भी यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाती है। ये देखें आप, अगर हम अपना ई वे बिल ई इनवाइस पोर्टल के ऊपर बनाते हैं तो ई इनवाइस के अंदर ई वे बिल की डिटेल आ जाती है। अब मैंने इसको ई इनवाइस को क्लोज कर देता हूँ। फिर ये बिजी आपसे पूछेगा ई वे बिल प्रिंट करने के लिए। अब हम ई वे बिल को प्रिंट करेंगे और ई वे बिल हमने ई इनवाइस पोर्टल पे बनाया हुआ है, तो ई वे बिल के प्रिंट आउट पे हमारा ई इनवाइस का डिटेल्स भी आ जाएगा। ये देखें आप, IRN नंबर यहाँ पे आपका आ गया है। तो ये डिफरेंसेस हैं ई वे बिल ई इनवाइस पे बनाना या ई वे बिल पोर्टल के ऊपर बनाना। और आप जो है कि ई इनवाइस पोर्टल के ऊपर ई वे बिल उन्हीं इनवाइसेस का बना सकते हैं जिनका आप ई इनवाइस बनाएंगे B2B इनवाइसेस एक्सपोर्ट और SEZ की या डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पार्टियों का। बाकी जो हमारा जॉब वर्क का है या डिलीवरी चलान वाला है वो सारा का सारा ई वे बिल पोर्टल पे ही बनता रहेगा। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पे यूज करना है ई वे बिल और ई इनवाइस के लिए। इन केस अभी हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनरेट किया और ई वे बिल के इंफॉर्मेशन में कोई भी गलतियाँ थी और वो पोर्टल जनरेट ना करता, वो रिजेक्ट हो जाता। ई इनवाइस तो सक्सेसफुली जनरेट हो जाता लेकिन ई वे बिल जनरेट ना होता, फिर बिजी में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप फिर से उसको जो है कि ई इनवाइस पोर्टल पे ही ई वे बिल बना लें। आपके पास जैसे मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पूरा पीछे वाला जो हमारा इनवाइस है इसके ऊपर मैंने जैसे मान लीजिए मैं अभी ई वे बिल नहीं बना रहा हूँ, मेरी गुड्स कल सुबह मूवमेंट होगी तो मैं कल बनाऊंगा। तो मैंने इसको ओके करके सेव कर दिया और मैं अभी इनवाइस बना लेता हूँ। तो हमारे पास फिर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे ई वे बिल बनाने के लिए, वो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस वाले वाउचर नंबर 8 का मेरा ई इनवाइस बन गया लेकिन ई वे बिल अभी नहीं बना है। अब आप देखें, मैं यहाँ पे आके ई वे बिल रिक्वायर्ड को यस कर देता हूँ और ये जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवाइस ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रेड में हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रीजन से आपका ई इनवाइस जनरेट हो गया लेकिन ई वे बिल नहीं बन पाया तो आप बिजी के जरिए ई इनवाइस पोर्टल के ऊपर ई वे बिल नहीं बना सकते। अभी आपके पास ई वे बिल बनाने का क्या ऑप्शन है, या तो आप इसको यस करिए और ई वे बिल जो अब बिजी जो बनाएगा वो ई वे बिल के पोर्टल पे बनाएगा। और जब ई वे बिल के पोर्टल पे आपकी ई वे बिल बनेगी तो उसके अंदर ई इनवाइस की डिटेल्स प्रिंट नहीं होगी और जो ई इनवाइस का इंफॉर्मेशन है उस पर ई वे बिल का डिटेल प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि जब हमारा दिसंबर 2020 के आसपास जब टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास रिड्यूस हुआ था कि 1 जनवरी से 100 करोड़ के आसपास के लोग जो है ई वे बिल बनाएंगे, तो उस समय एक नोटिफिकेशन आया था ई इनवाइस के ऊपर। लेकिन वो नोटिफिकेशन विद इन 3 या 4 डेज ही हटा दिया गया। उसमें ये बोला था उन्होंने कि ई जो भी ट्रांजेक्शन के ऊपर ई इनवाइस बन रहा है उन वाउचर्स नंबर का ई वे बिल पोर्टल पे नहीं बनेगा, बार्ड हो जाएगा, मतलब अब रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वो उन्होंने हटा दिया। तो अभी ऑप्शनल है आपके पास, अभी ऑप्शनल है कि आप इस वाउचर नंबर का ई वे बिल पोर्टल पे बना लें। लेकिन कई लोग की डिमांड आती है नहीं जी मुझे तो ई इनवाइस पोर्टल पे ही ई वे बिल बनाना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप अपने ई इनवाइस पोर्टल पे लॉग इन करेंगे और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को बीजी से कॉपी करिए और इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के अगेंस्ट वो पूछेगा आपसे जनरेट ई वे बिल, पेस्ट करिए। ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालनी होगी आपको, ट्रांसपोर्टर का नाम और व्हीकल नंबर वाला डिटेल्स, और वहीं से आपका ई वे बिल ई इनवाइस पोर्टल के ऊपर जनरेट हो जाएगा। तो आज की जो हमारा प्रेजेंटेशन था यहीं पे समाप्त हो